फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, माता जी बिंदिया से कहती हैं, बस हम यही तो चाहते थे, तुम्हें अपने बेटे की नज़रों से गिराना चाहते थे और हमने वह कर लिया। अब तुम देखना, धीरे धीरे हम और क्या क्या करेंगे और हम भी देखेंगे कि तुम अपनी बच्ची को कैसे बचा पाओगी। माता जी की बातें सुनकर बिंदिया थोड़ी देर चुप रही और फिर ना जाने कहाँ से उसके अंदर अचानक से शक्ति का संचार हुआ और उठकर खड़ी हो गई। उसने अपनी बच्ची को गोद में लिया हुआ था। उसने माता जी की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर आप हमें यह धमकी देने आई हैं तो हमें आपकी धमकी से डर नहीं लगा। अब यह बच्ची जी कर दिखाएगी और यह हमारी जिद है। आप हमारी बच्ची का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी क्योंकि अग्रज हमारे साथ है। हवेली का दृश्य। माता जी बिंदिया का यह बदला हुआ रूप देखकर हैरान थी। उन्होंने गुस्से से अपना हाथ थप्पड़ की मुद्रा में ऊपर उठाते हुए बिंदिया से कहा, लगता है इस लड़की ने तुम्हारी कोख से जन्म लेकर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हिम्मत दे दी है। लेकिन शायद तुम यह नहीं जानती हो कि आखिरकार तुम भी एक लड़की हो और तुम्हारी गोद में लिपटी हुई है बच्ची भी एक कन्या है। और तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे यहाँ लड़कियों की क्या दुर्दशा होती है। अभी जितना उछलना है उछल लो, जब मेरी बारी आएगी तब तुम्हें दिखाऊंगी कि धमकी क्या है और सच क्या है। और ऐसा कहकर माता जी गुस्से से धंधनाती हुई बिंदिया के कमरे से बाहर निकल गई। मालती अभी भी डर से कांप रही थी। उसने बिंदिया की तरफ देखा और उससे कहा, आप ठीक तो है ना बहू रानी? क्या हुआ है आपको? आज आपने दो दो बार माता जी के सामने उनकी बेइज्जती की है। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है और ना ही इस बच्ची की। आपको क्या ज़रूरत थी उनसे बहस करने की? बिंदिया ने गुस्से से मालती की तरफ देखते हुए कहा, पहली बात तो मैंने उनसे कोई बहस नहीं की और ना ही उनकी कोई बेइज्जती की है। और दूसरी बात, अगर वह मेरी बच्ची को जान से मारने की धमकी देगी तो मैं चुप नहीं रहूँगी। बस बहुत हुआ मालती, पहले ही मैं आत्मग्लानि से मरी जा रही हूँ। न जाने मेरी बड़ी बेटी किस हाल में होगी। गायत्री का भी कुछ अता पता नहीं है। मैंने 2-3 आदमियों को चुपचाप से गायत्री के बारे में पता करने के लिए कहा था, लेकिन कोई भी गायत्री को नहीं ढूंढ पाया है। न जाने मेरी बच्ची कैसी होगी। और तुम कहती हो कि मैं अपनी दूसरी बच्ची को भी माता जी के दम के हवाले कर दूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत हुआ, अब उनके अत्याचार मैं नहीं सहूँगी। अगर वह यह बात नहीं समझेंगी तो यह उनकी कमी है, मेरी नहीं। अब अगर उन्होंने मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बिंदिया के गुस्से को देखते हुए मालती ने हैरान होते हुए बिंदिया से कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन आप यह सब किसके बलबूते पर कह रही हैं? आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि छोटे कुंवर साहब अपनी माता जी को कितना चाहते हैं। आपको लगता है कि छोटे कुंवर साहब अपनी माँ के खिलाफ जाएंगे? और वह भी आज की घटना को देखते हुए? तो मुझे कतई ही नहीं लगता कि आज आपने सबके सामने माता जी की बेइज्जती की है और छोटे कुंवर साहब इतनी आसानी से यह बात भुला नहीं पाएंगे। आपने देखा माता जी ने कितनी चालाकी से आपको उनकी नज़रों के सामने गिरा दिया। मालती की बात सुनकर बिंदिया ने मालती से कहा, अब अगर अपनी बच्ची को बचाने के लिए हमें यह हवेली छोड़नी भी पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन मालती, हम अपनी बेटी को माता जी के हाथों का खिलौना नहीं बनने देंगे। और ऐसा कहकर बिंदिया की आंखों में अलग से चमक थी। वह बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। बड़गांव का दृश्य। राधिका और विवेक अपने घर की ओर जा रहे थे कि तभी काका ने उन्हें रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन तुम अगर बुरा ना मानो तभी मैं यह बात कहूँगा। विवेक ने काका की तरफ देखते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं काका? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी कही हुई कोई भी बात बुरी नहीं होती है। आप जो भी कुछ कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? काका ने विवेक और राधिका को वहीं बरगद के नीचे बिठा दिया और खुद भी काकी के साथ वहीं बैठ गए। काका ने विवेक से कहा, देखो विवेक, यह तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि अब हमारा खेला इतने चाव से लोग नहीं देखते हैं।
न जाने और कितने दिन बचे हैं कि हम अपनी इस कला को बचा पाएं। लेकिन आज राधिका का खूबसूरत नृत्य देखकर मेरे मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं। अगर तुम कहो तो तुम्हारे सामने मैं अपने विचार रखूं, लेकिन तुम मेरी बात को गलत मत समझना बेटा। हम जैसे गरीब लोग, हमारी कोई इज्जत नहीं होती है। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही इज्जत की बात है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि कोई भी काम अपनी इज्जत को दांव पर लगा कर करो, लेकिन अगर हम अपने पेट के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल करें तो उसमें कोई बुराई नहीं, वह भी अपनी मर्यादा में रहते हुए। काका की बातें विवेक को समझ नहीं आ रही थी। उसने राधिका की ओर देखा और फिर काका से कहा, काका आप अपनी बात जारी रखिए, मैं सुन रहा हूँ। काका ने कुछ सकुचाते हुए विवेक से कहा, विवेक मैं चाहता हूँ कि कल से राधिका भी हमारे साथ खेला दिखाने चले। काका की बात सुनकर राधिका ने हैरान होते हुए काका से कहा, नहीं काका, मुझे करतब दिखाना नहीं आता, मैं कैसे आपके साथ खेले में चल सकती हूँ। काका ने राधिका से कहा, बेटा तुम्हें तो वह आता है जो हम में से किसी को नहीं आता है, और आजकल के ज़माने में लोगों को पसंद भी वही आता है बेटा। मैं चाहता हूँ कि हमारा खेला दिखाने से पहले हम तुम्हारा नृत्य लोगों के सामने प्रस्तुत करवाएं। तुम्हारा नृत्य देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा खेला देखने आएंगे, और फिर तुम्हारा नृत्य देखने के बाद भी हम उन लोगों से यही कहेंगे कि करतब देखने के बाद एक बार फिर तुम्हारा नृत्य होगा, जिससे कि लोग वहीं रुककर करतब भी देखेंगे। बेटा अगर हम भीड़ जुटाने में कामयाब रहे तो तुम नहीं जानती हो कि अगले कुछ ही दिनों में हम अपनी मंडली खोल लेंगे, एक अच्छी खासी मंडली, जिससे हम सभी के घर दोबारा सुचारू रूप से चलने लगेंगे। वरना अब वह दिन दूर नहीं जब सिनेमा गांव में भी आ जाएगा। मुझे तो बस इसी बात की चिंता है कि जिस दिन सिनेमा हमारे गांव में आ गया, उस दिन हमारा खेला कौन देखने आएगा। लेकिन अगर तुम्हारा नृत्य जारी रहा तो लोग खेला देखने जरूर आएंगे, क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है सिनेमा में भी यही नाच गाना होता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। बेटा मेरी बात को बिल्कुल भी गलत मत समझना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यह सब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कला बचाने के लिए और सबके भले के लिए कर रहा हूँ। काका का सुझाव सुनकर राधिका और विवेक हैरान थे। वह एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। विवेक ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद काका से कहा, काका हमारे लिए यह निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल है। अभी हमारी बच्ची बहुत छोटी है, उसे राधिका की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि राधिका ऐसे सबके सामने। और इतना कहकर विवेक चुप हो गया। विवेक की चुप्पी काका के लिए काफ़ी थी। काका ने विवेक के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। सच कहे तो एक अच्छे पति की यही पहचान होती है कि वह अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा करता है, और तुमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों से यह कहूँगा कि बच्ची की चिंता बिल्कुल मत करना। बच्ची उमा के हाथों पलेगी, उमा उसका ध्यान रखेगी, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। तुम लोग आराम से सोच विचार कर हमें अपना निर्णय सुना देना। और इतना कहकर काका काकी अपनी झोपड़ी में चले गए। काकी चारपाई निकालकर बाहर आंगन में ले आई थी। काका की चारपाई बिछाकर उस पर चादर बिछाते हुए काकी ने काका से कहा, आपने यह क्या कहा है? क्या आपको लगता है कि राधिका यह सब करने के लिए तैयार होगी? काका ने काकी से कहा, यह सब मैंने हम सब के भले के लिए कहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि भले ही आज विवेक और राधिका मेरे सुझाव को नकार दें, लेकिन अगले कुछ सालों में वह खुद ही मेरे सुझाव को मानेंगे। तुम देख लेना उमा, क्योंकि जिस तरह से लोग सिनेमा के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी कला ज़्यादा दिन तक बचा पाएंगे। रामपुर गांव का दृश्य। सोनाली दूर रामपुर गांव में आकर बस गई थी और कुछ साल उनके आराम से बीते थे। लेकिन आज छत पर सोते समय उन्हें कुछ आहट हुई और अचानक ही किसी के कूदने की आवाज़ सुनकर वह दोनों उठकर बैठ गए।
वह दोनों ध्यान से अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सामने से कुछ आकृतियां उभरती हुई नजर आई। सोनाली डर के मारे कांपने लगी थी। उसने हाथ से अपनी माँ को उठाते हुए कहा, माँ जल्दी उठो, हमें लगता है हमारे घर में कोई घुस आया है। सोनाली की बात सुनकर गायत्री भी उठकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली धुंधली आकृतियां नजर आ रही थी। वह चारों चारपाई पर बैठे कांप रहे थे कि तभी 4 लंबे तगड़े आदमी सोनाली और गौतम के पास आते हुए कहने लगे, सारा रुपया पैसा हमारे हवाले कर दो। उन आदमियों को देखकर सोनाली और गौतम हक्के बक्के रह गए। काले कपड़े, माथे पर काले रंग का तिलक, कंधे पर बंदूक और मुंह पर काला कपड़ा बांधे हुए वह कोई और नहीं बल्कि डकैत थे। पूरा गांव डकैतों के आने की वजह से थर-थर काँप रहा था। सोनाली और गायत्री दोनों के डर के मारे हालत पतली हो चुकी थी। रामपुर का दृश्य। सोनाली, गौतम, गायत्री और नील अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके आगे डाकू खड़े हुए हैं। वह चारों थर थर काँप रहे थे। उन लोगों में से एक डाकू, जो देखने में उनका सरदार लग रहा था, वह आगे आया और उसने गौतम के सीने पर बंदूक तानते हुए कहा, चुपचाप से सारा गहना और पैसा हमारे हवाले कर दो और शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस हमें तुम्हारा रुपया पैसा चाहिए। सोनाली ने कांपते हुए उस डाकू से कहा, अरे भैया, हम गरीबों के पास कहाँ रुपया पैसा है। हम तो जैसे तैसे मेहनत करके कमाते हैं और खाकर ख़त्म कर देते हैं। अगर इतना पैसा होता कि दबाकर कहीं रख सकते तो क्या बात थी। सोनाली की बात सुनकर डाकुओं के सरदार ने दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसको घसीटते हुए नीचे ले चलो। यह बहुत होशियार बन रही है, जरूर इसे ही पता होगा कि गहना कहाँ रखा है। डाकू के सरदार की बात सुनकर सोनाली की हालत पतली हो गई। उसने डाकू के आगे हाथ जोड़ते हुए और रोते हुए कहा, नहीं नहीं, हमारी बात का यकीन करो, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। माफ़ कर दो मुझे, मत ले चलो। यह मेरी माँ है ना, इसे ले जाओ। यह वैसे भी किसी काम की नहीं है। इसे अपने साथ रखना और घर का काम करवाना। बाकी रुपया पैसा तो एक भी हमारे पास नहीं जो हम तुम्हें दे दें। अगर हमारी माँ तुम्हारे कुछ काम आ जाए तो इसे ले जाओ। सोनाली की बात सुनकर गायत्री ने हैरानी से उसे देखा और डाकुओं के सरदार से रोते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब मर जाऊँ। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ कि तुम लोगों की सेवा कर पाऊँ। तुम तो मेरी इस बेटी को ले जाओ, यह अभी जवान है, अच्छे से तुम लोगों के काम आएगी। गायत्री और सोनाली एक दूसरे को ले जाने की बात कर रही थी और आपस में झगड़ने लगी थी। उन दोनों का झगड़ा देखकर डाकुओं के सरदार ने गुस्से से दोनों को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, चुपचाप नीचे चलो और जहां धन दौलत छुपा कर रखी हो हमारे हवाले कर दो, वरना अभी तो हम तुमसे आराम से बात कर रहे हैं। अगर थोड़ी देर और तुम लोगों ने यही नाटक किया तो हमारी बंदूक होगी और तुम लोगों का सीना। अब बिना किसी नाटक के चुपचाप नीचे चलो। और ऐसा कहकर डाकुओं में से एक आदमी ने सोनाली का हाथ पकड़ा और दूसरे ने गायत्री का, और दोनों को घसीटते हुए नीचे ले जाने लगे। नील और गौतम बुरी तरह से डर के मारे काँप रहे थे। उनके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकली। वो दोनों वहीं बैठे रहे और जैसे ही डाकू सोनाली और गायत्री को नीचे लेकर जाने लगे, नील और गौतम ने चीखने की कोशिश की कि तभी उनमें से एक डाकू ने बंदूक का पीछे वाला हिस्सा गौतम के सर पर मारा। गौतम अपना सर पकड़कर बैठ गया था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसके माथे से खून बह रहा था और गौतम की हालत देखकर नील चुप हो गया था और बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहा था। इधर सोनाली और गायत्री अभी भी आपस में झगड़ रही थी। गायत्री ने सोनाली से कहा, कैसी है बेटी तू? धन दौलत के चक्कर में अपनी माँ को डाकुओं के हवाले करने को तैयार है। घिन आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। और इधर सोनाली अपनी माँ से कह रही थी, और तुम अपने आप को देखो, तुम भी तो इन लोगों से मुझे ले जाने की बात कर रही थी।
तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। दोनों आपस में झगड़ रही थी और एक बार फिर डाकुओं के सरदार ने दोनों का सर आपस में लड़ा दिया और उन दोनों से कहा, अब अगर एक लफ्ज़ भी तुम दोनों ने अपने मुंह से निकाला तो अभी तुम दोनों के प्राण ले लूँगा। चुपचाप से सारा धन हमारे हवाले कर दो। गायत्री ने गिड़गिड़ाते हुए डाकुओं के सरदार से कहा, लेकिन आपसे किसने कहा कि हमारे घर में गहना है? डाकू के सरदार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब अगर एक और प्रश्न तुमने किया तो तुम्हें यहीं ढेर कर देंगे। चुपचाप चलो। सरदार ने गायत्री के पीठ पर बंदूक रखकर उसे धक्का मारते हुए कमरे की ओर ले जाने लगा। गायत्री डर के मारे कांप रही थी। वह भंडार गृह में गई और फिर एक बड़ी सी गेहूं पीसने वाली चक्की रखी हुई थी। उसने वह चक्की हटाई। सोनाली जोर जोर से चीखते हुए अपनी माँ को मना कर रही थी और इसी झंझावल में डाकुओं के सरदार ने सोनाली के पैर पर एक गोली मार दी। सोनाली वहीं चीखती हुई दहाड़ मारकर नीचे गिर गई। वह बुरी तरह से दर्द से तड़फ रही थी और अपना पैर पकड़कर बैठी हुई थी। सोनाली की हालत देखकर गायत्री की रूह कांप गई थी। उसने बिना समय गंवाए गेहूं की चक्की हटाई। चक्की के नीचे एक गड्ढा था। गायत्री ने उस गड्ढे में हाथ डालकर एक मटकी निकाली। उस मटकी को देखकर गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। उसने वह मटकी अपने सीने से लगा ली और डाकुओं से कहने लगी, मुझे मार दो। जब यह धन ही नहीं रहेगा तो मैं जीकर क्या करूँगी। डाकू में से एक डाकू ने गायत्री के हाथ से मटकी छीनते हुए कहा, मरने का शौक है? रुको, अभी तुम्हारा शौक पूरा किए देते हैं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।